रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग की और जैसे-तैसे छोटे मैदान पर 6 विकेट पर 171 रनों का स्कोर खड़ा किया। मेन इन फॉर्म मयंक अग्रवाल और केएल राहुल तो थे ही, लेकिन क्रिस गेल के खेल ने आरसीबी का खेल बिगाड़ दिया। लगा रॉयल्स 17-18 ओवर में हार मान जाएंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अपनी जीत मान चुके गेल और राहुल पर यूजी चहल ने ऐसी फिरकी घुमाई कि मैच हो गया रोमांचक। हाल ऐसा था कि सुपर ओवर की भी चर्चा होने लगी। वह तो भला हो निकोलस पुरन का, जिन्होंने आखिरी गेंद पर सिक्स जड़ते हुए पंजाब की नया पार लगा दी। लेकिन एक लाइन में कहा जाए तो गेल के खेल ने पंजाब का जो रुख है वो बदल दिया है। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। विराट कोहली के रणबांकुरे आखिर कहां मात खा गए और कैसे पंजाब ने मैदान मार लिया, गेल का खेल कैसा चला, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव जी। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। कैसा लग रहा है गेल की वापसी आपको? गेल स्टोम द बॉस, यूनिवर्स बॉस इज बैक। देखिए, ये तो सारे जो किंग्स 11 पंजाब के जो फैंस हैं, उनको अब ये लग रहा होगा कि आखिर इनको इतने मैचों से क्यों नहीं खिलाया, क्यों बाहर रखा। ठीक है, 2 मैचों में वो नहीं खेले क्योंकि वो जिस तरह से वो बीमार हो गए थे, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। लेकिन उसके पहले के जो इनके 5 मैच थे, उसमें इन्हें क्यों नहीं उतारा गया? कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी की, ये सोच की कमी रही और इन्होंने लगातार उनको बाहर रखा। गेल भी निराश थे और वो अपनी भावनाएं अपने ट्विटर पोस्ट से या सोशल मीडिया पे पोस्ट से या अपने वक्तव्यों से वो जाहिर कर रहे थे। बाहर बैठना किसी भी खिलाड़ी के लिए इस तरह से अ, माफ कीजिएगा, बाहर बैठना इतने लंबे समय तक इतने बड़े खिलाड़ी को उसको अच्छा नहीं लगेगा। जी, जाहिर सी बात है, अब रियलाइज कर रही होगी किंग्स 11 की टीम की आखिर इनको क्यों बाहर बिठाया। आप देखिए, हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि इस सीजन में टॉप 2 रन गेटर शुरू से ही 2 सेंचुरी लगाने वाले टॉप 2 रन गेटर्स इसी टीम के हैं, दोनों ओपनर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल लगातार अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था कि नीचे कोई रन बनाने वाला नहीं था। ये दोनों आउट हो जा रहे थे, चाहे वो चेज कर रहे हो, पहले बैटिंग कर रहे हो, प्रेशर आ जाता था टीम पर। एक भी बैट्समैन वहां पर खड़ा नहीं हो रहा था। निकोलस पुरन ने बाद में लय दिखाई, लेकिन उतना काफी नहीं था। कई बार ऊपर नहीं चले तो पुरन ने वहां पर कोशिश की, लेकिन वो भी अकेले पड़ गए। तो ये फर्क आया गेल के आने से कि उन्होंने जो पहले शुरुआत हुई उस मोमेंटम को आगे बढ़ाया। एक सवाल हम बार बार उठा रहे थे कि क्या गेल आएंगे तो कहाँ खेलेंगे। तो ये काफी हद तक मुझे लगता है कि आ, अच्छा किया थिंक टैंक ने कि उन्हें कन्विंस किया कि आप नंबर 3 पे आइए, क्योंकि 2 सटल बैट्समैन है ओपनिंग में। हो सकता है कि दोनों की लय गड़बड़ा जाए, तो आप वहां आए। और शुरू में ये भी संभव है कि आप बहुत सारे मैच नहीं खेले हैं, तो आप अचानक से आएंगे तो हो सकता है पहली गेंद से फेस करना थोड़ा आप भी प्रेशर में हो। तो गेल ने उसको स्वीकारा। केएल राहुल ने बताया भी कि वो तैयार थे, कि वो उन्हें 3 नंबर पे खेलना है तो तैयार थे उसके लिए। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक जो है गलती कर रहे थे और उसकी भरपाई की यहाँ पर, और अपनी गलती सुधारते हुए देखिए उसका फायदा मिला जिस ढंग से उन्होंने वापसी की। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए मुझे लग रहा था कि आसान लग रहा था मैच, लेकिन पहले तो उनकी बैटिंग भी अच्छी रही और बाद में गेल और इन्होंने आखिर जो जलवा दिखाया उससे ये फायदा मिला किंग्स 11 पंजाब को। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो है पंजाब का जो खेल है वो आखिरी के कुछ ओवरों में बिगड़ता था कि उनकी बैटिंग लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छी नहीं रहती थी, और जब उनका टॉप ऑर्डर, यानी जिस सिर्फ टॉप ऑर्डर का मतलब उनका था कि जो है सिर्फ और सिर्फ ओपनर, लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रह रहा था। ठीक है सर, इसके अलावा एक और सवाल है कि अब चूंकि गेल और जो आपके 3 टॉप ऑर्डर के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मिडिल ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर, यानी हम बात करें मैक्सी की,
ग्लेन मैक्सवेल जिस रुतबे के लिए जाने जाते हैं वैसा कुछ दिखा नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले मैचों में बदलाव संभव है या इन्हीं लोगों के साथ वो खेलते रहेंगे? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से अगर अब 4 बैट्समैन अगर अच्छे हो गए ऊपर के, अब दोनों ओपनर्स तो अच्छे ही हैं, गेल ने भी कल अच्छा किया, उसके बाद जी। पूरन आ रहे हैं, तो ये अब मजबूती दिख रही है। अगर ये चारों स्कोर करें या उनमें से 3 भी चले तो काफी है। ग्लेन मैक्सवेल को वाकई उनको कैरी कर रहे हैं, बहुत महंगा खरीदा था उनको, और लेकिन उस ढंग से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप 1 या 2 विकेट उन्होंने लिया है और बहुत कम रन बनाए उन्होंने, तो ऐसे तो कैरी नहीं कर सकते उनको हर एक मैच में। जी। उनको परफॉर्म करना होगा। ये सवाल उनको भी उनके सामने भी है, उठाया जा रहा है, और उन्होंने एक बयान में कहा है कि वो अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और उनके नंबर को लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनको किस नंबर पे खिलाया जाए। 5 पे खेल रहे हैं वो, तो मेरा ख्याल है कि उनको और ऊपर खिलाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उन्हें एक एक पिंच हिटर के तौर पर स्लॉग ओवर्स में भेज के कुछ रन बनाने, वहां पर ही ऐसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन परिस्थितियों में तो उन्हें ओपन नहीं कराया जा सकता, ना ही 3 पे और 4 पे खिलाया जा सकता। जो सेटल जी। हो गया, अब उसको छेड़ेंगे नहीं। अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो थिंक टैंक को सोचना होगा कि इन्हें बाहर बिठाएं, और मे भी हमें लग रहा है कि जैसा हमने चर्चा की थी, शायद जिमी निशम को आगे खेलने का मौका मौका दें। जी, बिल्कुल। इन सब चीज़ों के बीच जो है एक जो सबसे बड़ी जो चर्चा की विषय रहा कल कि एबी डिविलियर्स को काफ़ी नीचे उन्होंने भेजा। वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा, लेकिन जो है एबी डिविलियर्स को नीचे भेजना जबकि छोटा मैदान है, एबी डिविलियर्स को अगर सबसे पहले काफ़ी कुछ ओवर्स अगर मिलते तो हो सकता है कि मैच का रुख अलग होता। देखिए, सारी टीमें जो हैं एक तरह से इसी तरह से स्ट्रेटजीज बना रही हैं कि कहां पर किसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। संभवतः ये सवाल भी किया गया था, तो ये कहना था विराट कोहली का कि वो इस तरह से चाह रहे थे कि कुछ जो जो ओवर्स बचे हों वहां पर वो आके, और वो चूंकि लय में है, कुछ स्कोर जी। करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक भूल कही जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि आप वॉशिंगटन सुंदर को मौका देने के लिए आप एबी डिविलियर्स को और नीचे भेजें, और जी। ये स्ट्रेटेजिक भूल मैं कहूंगा। ठीक है, वॉशिंगटन आपने एक अगर 6-7 मैच लगातार जीते होते तो एक प्रयोग कर सकते थे, लेकिन प्रयोग कर आपने सकते हैं। मोमेंटम गेन किया है, और फिर आप जो 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 लय बनी है, जो एक सीक्वेंस है, बैटिंग ऑर्डर है, उसको आप को छेड़ना नहीं चाहिए। अब पिंच और पड्डिकल को लगातार मौका दे रहे हैं ओपनिंग में, और उसके बाद विराट कोहली आते हैं, तो उसके बाद एबी डिविलियर्स को ही आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 7वें 8वें नंबर पे एबी डिविलियर्स का उपयोग करें। और फिर वॉशिंगटन सुंदर भी आए तो आप देखिए 14 गेंद खेल के 13 रन बनाए उन्होंने। तो ठीक है, वो टैलेंटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैच जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उनका पहला रोल है सुंदर का बॉलिंग करना, और बॉलिंग उसमें करना। विकेट निकालना या किफायती बॉलिंग करना। बैटिंग करके वो उनसे अगर उम्मीद कर रहे हैं कि हम कोई मैच जिताऊ पारी खेलेंगे, तो ये अच्छी बात मुझे नहीं लग रही है। ये रणनीतिक भूल लग रही है टीम की, और डेविड डिविलियर्स की जो जगह है वही होनी चाहिए जहां वो रेगुलर उतरते हैं, 4 पे उनको उतरना चाहिए। जी, एक और सवाल आपसे लेते हैं कि जो है क्रिस गेल का स्टोम तो अब दिख गया है, तो आने वाले मैचों में भी उम्मीद की जाएगी कि वो बड़ी पारी खेलें। तो इसका टीम मैनेजमेंट खास तौर पे जो है प्रीति जिंटा का जो एक उनके ऊपर जो प्रेशर था कि टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है, काफ़ी कुछ ताली बजाते हुए दिखी कल। तो जो है उसमें क्या बदलाव दिखेगा? क्या कुछ गेल को लेकर जो है कुछ और उनका प्लान हो सकता है? ओपनिंग का या कुछ और? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए ये अब जो थिंक टैंक है, पता नहीं जी। उसमें जो ओनर्स हैं उनका भी बहुत रोल होता है। कई बार सुना है ये सौरव गांगुली ने अभी स्वीकार किया था हाल फिलहाल, जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे शुरुआती सालों में। जी, तो टीम ने बहुत अच्छा नहीं किया। अच्छी शुरुआत के बाद पहले अच्छी मैच में शुरुआत जिस नहीं तरह किया। से धमाकेदार शुरुआत की थी, उसके बाद बहुत आगे नहीं जा सकी, और टीम लगातार फ्लॉप शो चल रहा था। तो उस समय ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो शाहरुख खान है या ओनर्स है, वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। हालांकि सौरव गांगुली बार बार उसको डिनाई करते थे, लेकिन अब जाके उन्होंने
एक इंटरव्यू में कहा है इधर इस आईपीएल के पहले कि गौतम गंभीर को जो मिला, मतलब गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख ने जब उन्हें कप्तान बनाया तो यही कहा कि तुम्हारी टीम है, मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, सारे डिसीजन तुम्हारे होंगे। तो इसी प्रतिक्रिया पर सौरव गांगुली ने कहा था कि यही चीज मैं चाह रहा था। इसका मतलब ये साबित हो गया कि उस समय जो रूमर हम लोग कहते थे रूमर है, ऐसी कोई बात नहीं है, शाहरुख और सौरव भी डिनाई करते थे कि ये कोई उनका रोल नहीं होता है। बट ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि फ्रेंचाइजी का रोल मुझे लग रहा है कि कई टीमों में है, जो ओनर्स है उनका रोल है, वो चाहते हैं कि प्लेइंग 11 में इसको उतारे, यहाँ उतारे, ऐसे उतारे। ऐसा संभव है क्योंकि आप टीम ओनर है और आप डायरेक्शन दे सकते हैं। बट जी, अगर अगर वो इस तरह से सोचते हैं कि गेल को हम नीचे उतारे ऊपर उतारे, जो सेटल हो गया, एक बार आपके जो सही चला, रणनीति सही साबित हुई, तो उसके साथ तुरंत छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए इन्हें, आगे भी अगर सफल होना है, क्योंकि आपके बहुत सारे अभी चैलेंजेस है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि आपने एक मैच जीत लिया तो फिर आप बहुत आगे जाने का सोच सकते हैं। अभी आपको हर मैच जीतना, एक मैच और जी। भी हारे तो फिर बहुत पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर। अब ये तो आने वाले मैचों में ही पता चलेगा कि किंग्स इलेवन पंजाब की रणनीति क्या रहती है, या गेल का को लेकर उनका प्लान क्या रहता है। और इन सब बातों के लिए बातों के साथ जो है आज हम चर्चा विराम करते हैं। और आप जो है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन देखते रहिए और बताते रहिए, फीडबैक देते रहिए कि क्या कुछ कमी है, किसको दूर किया जाए और क्या कुछ जोड़ा जा सके। धन्यवाद।